नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी हनुआ की पत्नी का दूसरा भाग। अभी तक आपने सुना कि हनुआ दीपावली के समय घर नहीं पहुंच पाई और उसकी एक साथी भी, और उसी दिन उसकी तबीयत खराब होती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वह इस बात को लेकर परेशान है कि उसकी पोल अब तक खुल चुकी होगी। वह इस बात से भी बहुत आहत है कि सभी के घर वाले उसको चाहते हैं कि त्यौहार में उसके बच्चे घर पहुँचे, लेकिन उसके घर वाले उससे पूछते भी नहीं। लीजिए सुनिए आगे क्या हुआ। उन सबके हाव भाव से पता चलता है कि वे नहीं चाहते कि मैं उन लोगों के पास पहुंचूं। सब कितनी फॉर्मेलिटी करते हैं, कहीं मैं उन सबको कुछ ज़्यादा ही तो परेशान नहीं करने लगी। वो सब मुझे अपनी खुशियों पर लगा ग्रहण मानते हैं। मुझे अब यह समझना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए कब तक उनके लिए ग्रहण बनी रहूँगी। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मैं ही पीछे पड़ी रहती हूँ। मगर लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं बोल्ड स्टेप लूँ, उन सब लोगों से अब हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँ। बस एक बार जाकर किसी तरह और मिल लूँ, फिर कभी उस घर क्या उस शहर की तरफ भी अब मुँह नहीं मोड़ूंगी। हनुआ बेड पर पड़े पड़े आंसू बहाती रही। बंधे हुए हाथ बहुत परेशान कर रहे थे। उसने सोचा कि किसी को आवाज़ दूँ, बुलाऊं, कम से कम हाथों को खुलवा तो लूँ। डॉक्टर नर्स को जब आना होगा तब आएंगे। उसने 2-3 बार आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, कोई है? मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर आवाज़ दी तो दरवाज़ा खुला और उनिंदी सी शांभवी अंदर आई। उसने आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अब कैसी हो हनुआ? हनुआ कुछ बोल ना सकी। वह सकपकाई सी शांभवी को देखती रही। शांभवी का व्यवहार उसकी सारी आशंकाओं के विपरीत अत्यंत प्यार अपनत्व भरा था। हनुआ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू निकलकर पहले की तरह उसकी कनपटी भिगोते रहे तो शांभवी बोली, क्या हुआ हनुआ, इस तरह क्या देख रही हो? अब तबीयत कैसी है? इस बार हनुआ ने सिसकते हुए पूछा। यहाँ मुझे तुम ले आई। उसके होंठ फड़क रहे थे। उसकी हालत देखकर शांभवी समझ गई कि हनुआ की इस समय असल परेशानी क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। उसने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ तुम क्या सोच रही हो, क्या जानना चाहती हो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और होगी भी क्यों? होगी भी नहीं, क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब है। डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ पेशेंट होता है और कुछ नहीं। और घर से मैं तुम्हें अकेले ही ले आई थी, एम्बुलेंस से। घर पर कपड़े मैंने ही पहनाए थे। हनुआ, यह समय यह सब सोचने परेशान होने का नहीं है। तुम पहले ठीक हो जाओ, घर चलो तब सोचना। फिर इसमें सोचना क्या है? बहुत से लोग हैं इस तरह से दुनिया में, सबकी तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। देखती नहीं कितनी हैं तुम्हारी जैसी जो जज, विधायक, मेयर, प्रिंसिपल, पुलिस बनी है, अपनी परफॉर्मेंस से बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण अपने को क्यों इतना टॉर्चर करती आ रही हो। मैं तुमसे इस बारे में बहुत पहले ही बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें जब खुद को हद से ज़्यादा छिपाते देखती तो चुप हो जाती। शांभवी की यह आखिरी बातें सुनते ही हनुआ चौंकते हुए बोली, क्या 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 तुम? शांभवी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हनुआ, जब तुम हम लोगों के साथ रहने आई थी तो 3 महीने बाद ही मैं बाई चांस ही तुम्हारे बारे में जान गई थी। हनुआ चौंकी। उसने फटी फटी सी आंखों से उसे देखते हुए पूछा, क्या? हाँ हनुआ, तो तुमने उस समय कुछ कहा नहीं? मैं बड़े आश्चर्य में हूँ। हनुआ, मैं इस समय भी कहाँ कुछ कह रही हूँ। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। नहीं, मेरा मतलब बाकियों ने भी कुछ नहीं कहा। बाकियों से मैंने कुछ बताया ही नहीं, वे सब कुछ नहीं जानती। हाँ, मेरी ही तरह बाकी सब भी जान गई हूँ, और मेरी ही तरह कुछ नहीं कहा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वे सब नहीं जानती, क्योंकि उन सब ने मुझसे इस बारे में आज तक कोई बात नहीं की। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मगर तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि मैंने? हनुआ, पहले ठीक हो जा, घर चलो तब यह सारी बातें करना कि मुझे गुस्सा आया या नहीं। मैं क्यों अब तक चुप रही? आगे रहूँगी या नहीं? आगे क्या होगा यह सब घर चलकर।
हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम बिल्कुल शांत रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। शांभवी ने यह कहते हुए एक बार फिर उसके सिर को प्यार से सहला दिया। हनुआ को लगा कि जैसे न जाने कितना बड़ा बोझ शांभवी के स्पर्श ने उतार दिया। आंखें उसकी फिर भर आई थीं। तभी दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। डॉक्टर नर्स के साथ आए, उससे हालचाल पूछा, चेकअप किया और चले गए। वह बड़ी जल्दी में दिख रहा था। हनुआ को फिर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर नर्स ने भी कुछ नहीं कहा। नर्स ने बड़े यंत्रवत ढंग से उसके हाथ खोले थे ड्रिप निकाल दी थी, वीगो भी। वहाँ एक बैंडेज लगा दिया था। हनुआ इतनी हैरान परेशान थी, सहमी हुई थी कि शांभवी से 15 मिनट की बातचीत के दौरान कई बार मन में आने के बाद भी हाथ खोलने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। दिन में करीब 3 बजे तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे दवाएं वगैरह दे दी गईं। कुछ दवाएं बाहर से लेनी थी। 1 हफ्ते बाद फिर आकर चेकअप कराना था। उसकी किडनी में 2 से 3 mm तक के कई स्टोन थे। उन्हीं के कारण यह भयानक दर्द उठा था। शाम को वह शांभवी के साथ घर पहुंची। हनुआ बहुत थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। शांभवी ने उसे 1 गिलास संतरे का जूस दिया। आते समय वह लेते हुए आई थी, दवाएं भी। हनुआ बेड पर लेटने की बजाय बैठी रही तो शांभवी ने कहा, लेट जाओ, आराम करो। हनुआ ने कहा, नहीं, लेटने का मन नहीं हो रहा। तुम भी कल से थकी हो। हाँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी थकान में फ़र्क है, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम लेटना क्यों नहीं चाहती। तुम अब बेचैन क्यों हो? शांभवी की बात सुनकर हनुआ कुछ देर चुप रही, बैठी रही अपनी जगह। इस बीच शांभवी ने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े चेंज किए। हॉस्पिटल जिन कपड़ों में गई थी उन्हें बाथरूम में डाला। हनुआ को भी 1 सेट कपड़ा लाकर देते हुए कहा, चेंज कर लो, फ्रेश महसूस करोगी। हनुआ ने उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए कपड़े लिए तो शांभवी ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये पूछ रही थी कि हॉस्पिटल में कितना पैसा लगा, कैसे मैनेज किया तुमने? थोड़ा आराम करने के बाद पूछती, इतनी जल्दी क्या है? नहीं शांभवी, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। अच्छा, ऐसा है कि हॉस्पिटल में करीब 10,000 लग गए। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट के नाम पर लूटते हैं। मामूली सा हॉस्पिटल था, फिर भी इतना पैसा ले लिया। उस समय तुम्हारी हालत देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए जैसे ही यह हॉस्पिटल नज़र आया यहीं पहुंच गई। एम्बुलेंस की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगी, मगर मौके से सब होता गया और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई। और पैसे, वह कैसे मैनेज किए? वो अभी बाई चांस से समझो। 5,000 तो मैंने तुम्हारी पर्स से ही निकाल लिए, वही जो तुम्हें कल ही उस कंपनी से मिले थे। करीब 4,000 मेरे पास थे। मैं आज ही यह पैसे भी घर भेजने वाली थी, मगर तुम्हारी हालत देखकर प्लान बदल दिया। बाकी 5,000 ऊपर वाली फ्रेंड से लिए, वह सब भी आज ही अपने घर चली गई। सभी ने त्यौहार की वजह से ज़्यादा पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी सब ने थोड़े थोड़े दिए तो 5,000 हो गए। उससे काम चल गया। अभी मेरे पास करीब 1,500 रुपये और हैं। आगे हफ्ते भर की दवाओं का तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर दवा चली तो कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाकी खाने पीने का भी सारा सामान खत्म ही है। शांभवी की बात सुनकर हनुआ की आंखें भर आईं। वह बड़ी देर तक बुद्ध बनी रही, फिर बोली, शांभवी, तुम सबका यह एहसान कभी ना भूलूंगी। तुमने तो जिस तरह से मैनेज किया उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे हैं। तुमने तो फ्रेंड नहीं, एक पेरेंट्स का रोल प्ले किया है। तुम ना होती तो मैं निश्चित ही ना बच पाती। कहते कहते हनुआ भावुक हो गई, गला रुंध गया, आंखें भर गईं। उसे इतना भावुक देखकर शांभवी भी भावुक हो गई। वह उसके करीब जाकर बोली, क्या हनुआ, ये तुम क्या एहसान वहसान लेकर बैठ गई? अरे हम एक जगह रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर वाले तो यहाँ रहते नहीं। यहाँ तो हम ही लोग एक दूसरे के फ्रेंड, नेबर, पेरेंट्स सब कुछ हैं। तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जान चली जाए। मामूली सी स्टोन की बात है।
वो भी 2-3 mm के हैं। बाकी पैसों की जो प्रॉब्लम है वो अभी देखी जाएगी। हमेशा ऐसा ही तो नहीं चलता रहेगा ना। अब तुम लेटो, आराम करो। शांभवी की बात सुनकर हनुआ एकदम से कुछ ना बोल सकी। कुछ देर चुप रहने के बाद बात को बदलते हुए बोली, तुम घर कब जाओगी? हनुआ को शांभवी एक दिन पहले ही बता चुकी थी कि वह नहीं जा रही, लेकिन फिर भी हनुआ के मुंह से यह अचानक ही निकल गया। हनुआ की यह बात सुनकर शांभवी के चेहरे के भाव बदल गए। वह तुरंत कुछ ना बोल पाई। कुछ देर चुप रही तो हनुआ ने फिर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो? तो शांभवी ने कहा, अब क्या बताऊं, घर जाने की पूछ रही हो, मगर अब मुझे घर जाने की बात तो सोचकर ही डर लगने लगता है। घर जाने से डर लगने लगा है? क्या कह रही हो, ऐसा क्या हो गया? हाँ हनुआ, जैसे ही वहाँ जाने की बात आती है वैसे ही मैं घबरा उठती हूँ। मन घबराने लगता है। वहाँ भाई बहनों, पेरेंट्स और टूटते जा रहे मकान की हालत परेशान कर देती है। जब तक यहाँ रहती हूँ तब तक कुछ रिलैक्स महसूस करती हूँ, या जब तक घर भूली रहती हूँ। याद आती है तो घबरा उठती हूँ। पापा रिटायरमेंट के करीब पहुँच रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी है कि मदर की तबीयत बराबर ख़राब रहती है, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है। मेंटेनेंस ना होने के कारण मकान टूटता जा रहा है। जाती हूँ तो यह सारी बातें लगता है जैसे मुझे नोच रही हैं। पापा की हालत देखती हूँ, उनके चेहरे पर इन सारी समस्याओं के लिए जो तड़पड़ाहट देखती हूँ, उससे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। वो लोग हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गए हैं। पापा तो गंभीरता की मूर्ति बन गए। बड़ा से बड़ा जोक सुना डालो, लेकिन हंसी तो छोड़ो, उनके चेहरे पर मुस्कान की लकीर भी पूरी नहीं बनती। मुझे लगता है जैसे हम सारे बच्चे पेरेंट्स के लिए ख़त्म ना होने वाली मुसीबत बन गए हैं। जब तक घर पर रहो, माँ से बात करो तो वो हम सबके भविष्य को लेकर इस कदर परेशान रहती है कि बस यही कहेंगी, तुम तीनों की शादी का क्या करूं, कहाँ करूं। जब पापा अम्मा बैठते हैं अकेले तो भी उनके बीच घूम फिर कर बातें हमारी शादी पर ही केंद्रित होती हैं। वो लोग तब से और ज़्यादा परेशान डरे रहते हैं जब से पास की एक फैमिली की लड़की किसी के साथ भाग गई। उस फैमिली की भी फिनेंशियल कंडीशन हमारे ही जैसी थी। यह कहकर शांभवी फिर भावुक हो गई। हनुआ ने उसके चुप होते ही कहा, कोई भी पेरेंट्स बच्चों की शादी को लेकर आखिर क्षण तक हार नहीं मानता। वो हमेशा ही इसी कोशिश में रहते हैं कि बस बच्चों की शादी हो जाए। हाँ, आसपास की ऐसी घटनाएं हर संवेदनशील माँ बाप को परेशान करती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसी तरह कोशिश में लगे ही होंगे। उन्होंने हार नहीं मानी होगी। हनुआ की बात पर शांभवी बड़ी उदासी भरी मुस्कान के साथ बोली, हमें रियलिटी को फेस करने की भी आदत डालनी चाहिए हनुआ। जो सच है उसे मान लेना चाहिए। आखिर उससे आंखें चुराने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? मैं अपने पेरेंट्स से कई बार बोल चुकी हूँ कि घर की जो कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करिए। हम एक भी शादी का खर्च उठाने के काबिल नहीं हैं, इसलिए आप हमारी चिंता छोड़कर निश्चिंत होकर जिए। उस बारे में सोचना है क्या जो हमारे वश में नहीं है। लेकिन वो लोग समझते ही नहीं। एक हारी हुई लड़ाई को लड़ते हुए खुद को खत्म किए जा रहे हैं। हनुआ, मैंने शादी, हस्बैंड, बच्चे, इन सारी बातों के बारे में तभी से सोचना बंद कर दिया है जब से यह समझने लायक हुई कि एक लोअर इनकम ग्रुप के व्यक्ति के लिए अपने 3-4 बच्चे पालना कितना कठिन है। इज्जत के लिए एवरी टाइम लड़ते रहने वाले इन लोगों के लिए इस डाउरी एरा में अपनी एक भी लड़की की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी इक्विपमेंट के बगैर पानी पर चलना, तैरना नहीं। ऐसे में 3 लड़कियों की शादी के बारे में सोचना मेरी नज़र में किसी पागलपन से कम नहीं है। और जिस दिन मेरी समझ में यह आया, मैंने उसी दिन से मैरिड लाइफ, फैमिली के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। या मान लिया कि जीवन ऐसे ही बीतेगा, क्योंकि अपने देश में डाउरी लेने की मानसिकता पूरे समाज का एक जीन्स बन चुकी है जो किसी कानून या गोली से नहीं बदलने वाली। इसे जैसी एजुकेशन से बदला जा सकता है वह हमारे यहाँ है ही नहीं, और हो भी जाएगी तो मानसिकता बदलने में 2 जनरेशन तो कम से कम निकल ही जाएगी। अब तुम ही बताओ, ऐसे में कोई स्कोप नज़र आता है तुम्हें? कोशिश तो मेरे पेरेंट्स
जब हम बहनें 17-18 की हुई तभी से कर रहे हैं। देखते देखते 10 साल बीत गए, लेकिन तब जहाँ से स्टार्ट हुए थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अनुआ, मैं ये सोच कर परेशान होती हूँ कि मैंने तो यह डिसाइड कर लिया है, लेकिन दोनों बहनों का क्या करूँ पता नहीं। वो दोनों मेरी तरह कोई निर्णय ले चुकी हैं या अब भी शादी का सुंदर सपना लिए जिए जा रही हैं। मेरी तरह वह दोनों भी जानती हैं कि डाउरी के लिए पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं और उसके बिना शादी होनी नहीं। उन बेचारियों की भी लाइफ बसी हुई ख़त्म हो जाएगी। उन दोनों को लेकर मैं यह सोचकर भी परेशान होती हूँ कि वह इन्हीं बातों के चलते कहीं पड़ोस वाली लड़की की तरह कोई कदम ना उठा बैठे। लेकिन शांभवी, मैं तो समझती हूँ कि इस डाउरी का जवाब यही है कि लड़के लड़कियाँ लव मैरिज कर लें। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अनुभव मैं खुद कर लेती, पेरेंट्स की सारी टेंशन दूर कर देती। लेकिन उधर जहाँ डाउरी की समस्या है वहीं इधर धोखाधड़ी की भी प्रॉब्लम है। लव के नाम पर आगे बढ़ते हैं, लड़की को यूज करते हैं, फिर डिस्पोजल गिलास की तरह फेंक कर दूसरी पकड़ लेते हैं। लड़की विरोध करती है तो मार देते हैं, एसिड डाल देते हैं, ब्लू फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री में ये फिल्में डालकर वहाँ से पैसे कमाते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। इतना ही नहीं, अपने रिलीजन भी बदल कर फंसाते हैं, फिर रिलीजन चेंज करने को विवश करते हैं, ना करो तो मार डालते हैं। इधर डाउरी की आग है तो दूसरी तरफ भी यही है। मैरिड लाइफ की खुशियाँ पाने के लिए जो लाइफ है उसको ही रिस्क में डालने से मैं बचना चाहती हूँ। बहनें क्या करेंगी ये वही जाने। मैं बड़ी होने के बावजूद उनसे ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं करती, क्योंकि दोनों ही मुझसे कभी कभी इतना रफ बोल देती हैं कि मन नहीं करता कि बात करूं। कुछ साल पहले पढ़ने निकलने के लिए मैंने कुछ बात की थी, तो छोटी ने जिस बदतमीजी से बात की उसके बाद से मैं हिम्मत नहीं कर पाती। अनुआ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक पेरेंट्स हैं तब तक ही मेरा घर से रिलेशन है। उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि भाई बहन कोई रिलेशन रखेंगे। अभी से तीनों मुझे से ठीक से बात तक नहीं करते तो आगे क्या करेंगे। शांभवी अपनी बात पूरी करते करते भावुक हो उठी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसकी हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से भरी बैठी थी, मगर वह किसके सामने अपनी बात कहे, कब कहे, कभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज संयोगवश ऐसे हालात बने कि उसका गुबार फूट पड़ा। वह रोक न सकी और कह दिया, लेकिन उसके मन में जो भरा था वह कुछ ही निकल पाया। जो अतिरिक्त प्रेशर था वह सेफ्टी वाल्व के रास्ते निकल गया, मगर शेष उसके मन में उसके अंदर भरा ही रहा। वह अपने फोल्डिंग बेड पर एकदम निश्चल बनी बैठी रही। अनुआ के सिर के ऊपर दीवार पर एकटक ऐसे देखती रही जैसे वहाँ बने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही हो, और अनुआ उसे अचरज भरी निगाहों से देखती रही कि ऐसी हंसमुख हमेशा खुश रहने वाली लड़की के अंदर इतना दुख, इतना मैग्मा भरा हुआ है, फिर भी यह कैसे हंसती मस्त रहती है। यह आखिर किस मिट्टी की बनी है। आज इस समय भी अपनी घुटन को ये पूरा कहाँ ओपन कर रही है। लगता है जैसे आवेश में आकर सब कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया और फिर से खुद में कैद हो गई। इतना टेंशन इसके लिए अच्छा नहीं है। इसका दिमाग इस समय कहीं और ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। यह सोचते ही अनुआ ने कहा, शांभवी। अपना नाम सुनते ही शांभवी अनुआ की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, अनुआ ने उसे बड़े प्यार और स्नेह से देखते हुए कहा, शांभवी, तुम मेरी वजह से कल से ठीक से खा पी नहीं सकी हो, थकी भी बहुत हो। मैं सोच रही थी कि तुम इस समय कुछ बनाने के झंझट में नहीं पड़ो, मार्केट से ही अपनी पसंद का कुछ चटपटा सा खाने को ले आओ, मेरे लिए कुछ सादा सा ले लेना। अनुआ की बात सुनकर शांभवी ने कहा, अरे तुम भी कैसी बात करती हो, मैं थकी वकी नहीं हूँ, मैं बना लूँगी। सॉरी, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं बातों के चक्कर में भूल ही गई। थोड़ा सा जूस रखा हुआ है, मैं तुम्हें देती हूँ, उसके बाद जल्दी से बनाती हूँ कुछ। नहीं शांभवी, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, थकी हो बाहर से ही ले आओ कुछ। अनुआ, मुझे तुम्हारी दवा की चिंता है, मैं पैसे बचा कर रखना चाहती हूँ। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो, मैं बना लूँगी।
लेकिन हनुआ की जिद के आगे शांभवी को मानना पड़ा। वह बाहर से अपने लिए मसाला डोसा लेकर आई और हनुआ के लिए पैक्ड फ्रूट जूस ले आई, पाइनएप्पल का, और बिल्कुल सादी दाल रोटी चावल भी। साथ ही शांभवी ने डिश टीवी का पेमेंट भी किया। वो आज ही बंद होने वाला था। वह अपने अंदर चल रहे द्वंद्व से बचना चाह रही थी। सोचा नींद जल्दी आएगी नहीं, टीवी भी नहीं चलेगा तो हमारे टेंशन की रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। हनुआ तो दवा खाकर सो जाएगी। दोनों ने साथ खाना खाया। हनुआ ने दवाओं से खराब हो चुकी जबान का टेस्ट बदलने के लिए शांभवी से डोसा का थोड़ा हिस्सा ले लिया था। अब टीवी चल रहा था। शांभवी ने चैनल ऑन किया था। उस पर उस वक्त फियर फैक्टर कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 4 मेल 4 फीमेल कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे थे। उन्हें स्टंट के कई स्टेप क्रॉस करने थे। हनुआ को यह प्रोग्राम पसंद था। उसने शांभवी से यह प्रोग्राम चलने देने के लिए कहा। शांभवी ने वही प्रोग्राम चलने दिया। सच यह था कि दोनों की नज़रें टीवी पर थी, लेकिन मन में उनके कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो उन्हें भीतर ही भीतर विचलित कर रहा था। शांभवी अपने जीवन में उजाले की किरण किधर से आएगी उस दिशा को तलाशने में लगी थी। मगर हनुआ की हालत कुछ और थी। वह शांभवी से यह पूछना चाहती थी कि उसने कब कैसे जान लिया कि वह वास्तव में कैसी है, क्या है। जब जान गई तो चुप क्यों रही? क्या वजह है कि वह बात को बिल्कुल पी गई, कभी डिस्क्लोज नहीं किया? मुझसे सबसे ज़्यादा यही बात करती है, लेकिन बातचीत में कहने को भी कोई ऐसा इंडिकेशन कभी नहीं दिया कि डाउट होता। और आखिर मुझसे कब ऐसी लापरवाही हो गई कि यह मेरे जीवन का सबसे सीक्रेट रहस्य जान गई। वह बड़ी देर तक शांभवी से पूछने की हिम्मत जुटाने के बाद बोली, शांभवी एक बात पूछूं? टीवी की तरफ नज़र किए अपने में खोई शांभवी धीरे से बोली, पूछो। लेकिन हनुआ संकोच में चुप रही तो शांभवी ने फिर कहा, पूछो हनुआ, इतना संकोच क्यों कर रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि तुम अपसेट ना हो जाओ। मैं सच कहती हूँ, कल से मैं यह सोच कर भी डर जाती हूँ कि कहीं तुम नाराज़ हो गए तो मैं यहाँ किसे अपना कहूँगी। मैं तो इस अंधेरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। हनुआ की इस बात ने शांभवी को कुछ पसोपेश में डाल दिया। उसने हनुआ को देखते हुए कहा, अरे हनुआ, ऐसी क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? इतना कहती हुई वह उठकर हनुआ के पास पहुंची। उसके दोनों कंधों को प्यार से पकड़कर पूछा, बताओ हनुआ, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? शांभवी हनुआ के ही पास बैठ गई। शांभवी, तुमने कहा था कि मेरे यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही तुम मेरे बारे में जान गई थी, लेकिन कैसे? मैं तो खुद को खुद में इतना भीतर कैद किए रहती थी, फिर कैसे जान गई? तुम्हारे अलावा और किसको किसको मेरे इस सच के बारे में पता है? ओफो हनुआ, तुम अभी भी इसी बात में उलझी हो, आराम करो ना। प्लीज़ शांभवी, मुझे सच सच बताओ ना। बता दोगी तभी मैं रिलैक्स हो पाऊंगी। आराम तो खैर मेरे जैसों को जीवन में कहाँ मिलता है। हनुआ के आग्रह पर शांभवी समझ गई कि यह सच कह रही है। यह सारी बात जानने के बाद ही रिलैक्स हो पाएगी। इसकी मुश्किलें इतनी है कि यह इस एक और प्रेशर से और ज़्यादा परेशान होगी। वह बोली, तुम इतना परेशान हो रही हो तो बता रही हूँ। उस दिन मैं गुरुग्राम गई थी एक इंटरव्यू देना। ऐड में कंपनी के बारे में जिस तरह दिया गया था, उससे मैंने समझा कि बड़ी कंपनी है, अच्छा पैकेज देगा। वॉक इन इंटरव्यू था, मगर जब पहुंची तो मैंने अपने को बिल्कुल ठगा पाया। कंपनी की बर्बाद हालत देखकर लगा कि इससे बढ़िया तो जहां हूँ वही सही है। मैं बिना इंटरव्यू दिए लौट आई। बाहर इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप थी कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं झुलस गई हूँ। पसीने से सारे कपड़े भीग गए थे। लू ना लग जाए इससे भी डरी जा रही थी, क्योंकि उसके पिछले ही साल लू लगने से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं कंपनी को मन ही मन गाली देते ही वहाँ पहुँची। दरवाज़ा खुला तो देखा कि पंखा पूरी स्पीड में चल रहा है और तुम गहरी नींद में सो रही हो। पसीने से भीगी होने के कारण मुझे पंखे की हवा बहुत
अच्छी लग रही थी। मैं कुछ देर पंखे के एकदम नीचे खड़ी हो गई। तभी मेरी नज़र दोबारा तुम पर गई। तुम बिल्कुल चित, हाथ पैर फैलाए बेसुध सो रही थी। पंखे की तेज हवा से तुम्हारे बाल इधर उधर फैले हुए थे। तुम उस वक्त इतनी इनोसेंट लग रही थी कि क्या बताऊं। जो भी होता हुआ कुछ देर तो जरूर देखता रह जाता। अचानक मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे से हटकर नीचे गई तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई। तुम्हारे कुर्ते का निचला हिस्सा पंखे की हवा से मुड़कर ऊपर हो गया था और तुमने शायद ब्रीफ भी नहीं पहना था। और वहाँ अचानक ऐसा कुछ देखा कि मैं हक्का बक्का रह गई। एक बार तो मैं सशंकित हुई कि मैं कहीं किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गई। कुछ क्षण तो यकीन नहीं हुआ। मैंने नजरें गड़ा दी मगर समझ नहीं पा रही थी। पता नहीं तुम उस समय कोई वल्गर सपना देख रही थी या तुम्हें वॉशरूम जाने की बेहद सख्त जरूरत थी। तुम्हारा प्राइवेट पार्ट इस बुरी तरह उठा हुआ था कि मैं देखकर एकदम सकते में आ गई। यकीन करने के लिए मुझे कई बार देखना पड़ा। मैं सच बताऊं ना, उस समय मैं गुस्से से एकदम पागल हो रही थी। मन कर रहा था कि वहीं पास में रखा पानी का जग उठाऊं और उसी से तुम्हारे चेहरे पर बार बार मारूं। जिस मुंह से तुमने हम सबको धोखा दिया, झूठ बोला, उसे ही तोड़ दूं। एक मर्द होकर हम लड़कियों के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हूँ। हम सबके साथ सोते में या न जाने कब क्या किया होगा, क्या क्या हो। मगर तुम्हारी स्ट्रांग बॉडी के सामने डरी रही। अकेले होने का डर अलग था। अनुआ, अगर बाकी तीनों भी साथ होती तो मैं सच कह रही हूँ कि मैं हाथ उठा देती। गुस्से में क्षण भर में न जाने कितनी बातें दिमाग में आती चली जा रही थी। फिर भी मैं कभी तुम्हारे चेहरे, कभी तुम्हारे ब्रेस्ट तो कभी उस पार्ट को देखती। अचानक ब्रेस्ट देखते देखते यह समझ पाई कि तुम ना मेल हो ना फीमेल। तुम तो शांभवी इसके आगे न बोल पाई। उसकी आंखें भर आई थी और हनुआ की आंखें भरी नहीं, उनसे आंसुओं की धारा बह रही थी। शांभवी को बात अधूरा छोड़ते देख उसने उसे पूरा करते हुए कहा, मैं तो हिजड़ा हूं, हिजड़ा। हनुआ इसके आगे न बोल सकी। वह अपने घुटनों के बीच चेहरा कर फूट फूट कर रो पड़ी। शांभवी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन हनुआ रोती ही जा रही थी। घुटनों से सिर ऊपर कर ही नहीं रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। शांभवी बड़ी देर में उसे चुप करा सकी। उसे पानी पिलाया, फिर बोली, हनुआ, तुम इतना सेंटी हो जाओगी मुझे मालूम होता तो मैं कभी कुछ न कहती। जैसे इतने दिन कभी कुछ नहीं कहा, आगे भी न कहती। शांभवी, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बचपन से हर क्षण घुट घुट कर जी रही हूं। हमेशा दुनिया से अपने को छिपाते छिपाते घूम रही हूं। हर सांस में यही डर कि कोई जान ना जाए। लेकिन फिर भी सब बेकार, दुनिया की नज़रों से बच नहीं पाती। तुम जान गई, ऐसे ही और न जाने कितने लोग जानते होंगे। तुमने तो पता नहीं क्यों कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों किया? क्या मुझ पर दया आ गई थी? बताओ ना शांभवी, तुम क्यों कुछ नहीं बोली? क्या बात थी? शांभवी नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक पर और आगे बात की जाए। उसे लग रहा था इससे हनुआ और दुखी होगी, लेकिन उसके आग्रह में इतनी निरीहता, इतनी पीड़ा समाई हुई थी कि वह चाहकर भी बातों के रुख को बदलने की कोशिश न कर सकी। उसे लगा कि इस समय हनुआ के हर प्रश्न का उत्तर देकर ही उसे शांत कर सकती है। इसे तभी शांति मिलेगी, नहीं तो यह और भी ज़्यादा टेंशन में रहेगी। यह सोचते ही उसने कहा, हनुआ, हुआ या कि तुम्हारी सच्चाई जानकर मुझे जितनी तेज गुस्सा आया था वह उसी तरह देखते देखते खत्म भी हो गया। मेरी नज़र जैसे ही तुम्हारे चेहरे पर जाती मेरा गुस्सा एकदम कम हो जाता। तुम्हारे चेहरे पर उस समय मुझे इतनी मासूमियत दिख रही थी कि मैं बता नहीं सकती। जैसे कोई छोटी सी क्यूट सी बच्ची हो। जैसे किसी छोटे से बच्चे को देखकर प्यार करने, उसे गोद में लेने खिलाने का मन होता है ना, मेरा मन तब कुछ वैसा ही करने को हो रहा था, कुछ वैसा ही होने लगा। गुस्सा एकदम गायब हो गया। मैं बैठ गई। थकान मेरी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये कैसा मजाक
भगवान ने किया है। पूरा शरीर इतना खूबसूरत बनाया, चेहरे पर इतनी मासूमियत, भोलापन, मगर साथ ही यह क्यों कर दिया कि आदमी हमेशा टेंशन में रहे, उसकी हर सांस तकलीफ में गुजरे। आखिर इतनी पेनफुल लाइफ लेकर कोई कैसे जिएगा। मेरे मन में फिर तुम्हारे लिए यह फीलिंग आई कि तुम्हारे लिए जो भी हेल्प हो सके मैं वह ज़रूर करूं। तुमने अपनी एक्चुअल पोजीशन छिपाई तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा। तुमने दुनिया के सामने अपने को तमाशा बनने से रोकने के लिए ही खुद को छिपाया। इसलिए मैंने सोचा जैसे भी हो तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इसीलिए मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि कभी किसी से भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, तुमसे भी नहीं, तुमसे भी कभी डिस्कस नहीं करूँगी जिससे तुम्हें कष्ट हो। बस इसीलिए नहीं बोली। शांभवी की बात सुनकर अनुआ अवाक से उसे एकटक देखती रही। भावुकता से उसकी आंखें फिर भर आईं, आंसू फिर बह चले। उसने करीब करीब सिसकते हुए कहा, तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं। इतना प्यार मुझे किसी फ्रेंड से मिलेगा, वो भी इतने कम समय में। ये तो वाकई मेरे लिए आश्चर्यजनक खुशी है। जानती हो शांभवी, मेरी तकलीफ इतनी ही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि मैं अपना दर्द किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। माँ तक ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है। मैं जितनी देर घर में रहती हूँ उतनी देर मुझे लगता है जैसे वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं, जैसे उन्हें मेरे रहने से घुटन सी होती है। सभी कटे कटे से रहते हैं। जानती हूँ मेरा कलेजा फट जाता है जब मेरे रहने पर वो बहनों को अपने पास सुलाती हैं। मुझे अलग थलग कोने में जगह दी जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बाहरी गैर मर्द हूँ जिससे उनकी लड़कियों की इज्जत खतरे में है। मैं अपने ही घर में एक अजनबी सी रहती हूँ। मुझे घर के हर कोने में अपने लिए नफरत ही नफरत नजर आती है। जब से नौकरी के लिए यहाँ आई तब से फ़ोन पर भी अपने लिए यह नफरत और ज़्यादा महसूस करती हूँ। जो लोग नहीं जानते वो लोग ठीक से बिहेव करते हैं। ऐसे लोग भी नफरत ना करने लगे यही सोचकर डरती रहती हूँ, अपने को बचाती रहती हूँ। जैसे ही किसी के सामने पड़ती हूँ या बाहर निकलती हूँ तो मैं भीतर भीतर कांपती रहती हूँ कि कहीं कोई सच न जान ले। लगता है जैसे सब कोई मुझे चेक करने निकले हैं। बचने की मेरी सारी कोशिश कई बार लगता है कि बेकार हो जाती है। जहाँ भी जिनके साथ रहती हूँ वो किसी न किसी दिन मुझे जान ही लेते हैं। एक नॉर्मल लड़की से कहीं ज़्यादा लंबा डील ढोल मुझे ऐसे भी एबनॉर्मल बना देता है। सारे लोगों के लिए मैं एक अजीब सी क्यूरियोसिटी का पॉइंट बन जाती हूँ। यही मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। कुछ मौका मिलते ही मुझे पूरा देख लेना चाहते हैं। मुझे लगता है मैं कई जगह पकड़ ली जाती हूँ। कहीं मुझे मालूम हो जाता है, कहीं नहीं, और न जाने कितनी जगह पता ही नहीं चल पाता। अनुआ, सभी मेल के लिए लड़कों से तुम्हारी हाइट क्यूरियोसिटी का रीजन तो है, इसीलिए लोग तुम्हारी प्राइवेसी भी जानना चाहते होंगे। शांभवी, मैं मेल की बात नहीं करती, वो तो ऐसा करते ही है। मैं फीमेल्स की भी बात कर रही हूँ। बहुत सी फीमेल भी मर्दों सा बिहेव करती हैं। मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए कह रही हूँ। अनुआ की बात सुनकर शांभवी चौंकती हुई बोली, क्या फीमेल्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? यकीन नहीं होता अनुआ। मैं जानती हूँ शांभवी यकीन नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें अपने साथ हुई 2 घटनाएं बताती हूँ जिनमें एक में मेल एक में फीमेल इन्वॉल्व है। पहले मेल वाली घटना बताती हूँ। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष भाग अगले में।